नमस्कार साथियों। तो फिर हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जिसमें भी हम बीएफ स्किनर का ऑपरेंट्स कंडीशनिंग वो पढ़ रहे थे। ओके, आज उसका पार्ट 2 है। हमने स्किनर बॉक्स पढ़ लिया था, उसका उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था, है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है उसको भी पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो स्टेप्स है। ओके, ऑपरेंट ऑपरेंट मतलब क्या, कुछ ऑपरेशंस किए थे उन्होंने। ओके, उसी से ही नाम आया है ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना। तो हम उन चारों ऑपरेंट को आज देख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है थोड़ा आपको हार्ड हो सकता है, थोड़ा सा लिटिल, क्योंकि ये कहते हैं जो उनका मीनिंग है उसी को के बेस करके लिखा हुआ है, तो हम समझेंगे। ओके, कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझने की। तो आपका काम यह है कि आप इसको अच्छे से लिखिए, नोट करिए, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। सही है। और कंडीशनिंग में क्वेश्चन आता है आइदर क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, और बोथ दोनों भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओके, सही है। तो सबसे पहला, ऑपरेशन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेशन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, सेवरल ऑपरेशन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, बहुत सारे ऑपरेशन किए गए थे, जिनमें से सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑपरेशन आर, नंबर 1 याद रखना है, शेपिंग, नंबर 2 एक्सटिंक्शन, नंबर 3 स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एंड नंबर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ री कॉन्सेप्ट ऑफ री एनफोर्समेंट। समझ में आया? चार चीजें आपको ऑपरेंट कंडीशन, अगर आपको क्वेश्चन आया, अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताना है तो आप तो स्किनर बॉक्स को लिख के चले आओगे, उसका एक्सपेरिमेंट में इजी है, लिख के चले आओगे। लेकिन सबसे अहम हिस्सा है शेपिंग, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। ओके, ये चार हेडिंग देके कुछ ना कुछ आपको लिख के आना पड़ेगा। ओके, और कुछ ना कुछ लिख के क्यों आएंगे, हम थोड़ा सा समझ लेंगे उसको। एक अदर एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ क्या है ऑपरेंट कंडीशन। देखिए, शेपिंग, शेपिंग मतलब हम उसको जो स्टिमुलस दे रहे हैं, है ना, और वो जो बिहेवियर शो कर रहा है, हम उसको एक शेप में ला चुके हैं उसको। ओके, एक प्रोसेस में वो आ चुका है, एक्वेंटेड हो चुका है, द स्टिमुलस एंड दैट गिविंग द रेस्पॉन्स, दैट्स द शेपिंग। Shaping is the most important mechanism used in operant conditioning. Okay, shaping is the most important mechanism used in operant conditioning. It refers to the judicious use of selective reinforcement to bring certain desirable changes in the behavior of the organism. जो सारे reinforcement stimulus हम दे रहे हैं ताकि ऑर्गेनिज्म में इम्प्रूवमेंट हो, उसके बिहेवियर में चेंजेस आए, दैट्स द शेपिंग। समझ में आया? ओके, एक्सटेंशन, बार बार वही स्टिमुलस देते चले जाओ तो क्या उसके बिहेवियर वही रहेगा? नहीं, वो स्टिमुलस में से वो रेस्पॉन्स थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एक मकड़े का जाला होता है, उसमें एक मकड़ी रहती है। ओके, और जब भी कोई इंसेक्ट आता है तो वो उसको ढूंढने के लिए जाती है, अपने अपना, शायद कोई इंसेक्ट आया है। अगर आप उसकी जो स्ट्रिंग है उसको बार बार सिर्फ टच करिए, उसको डिस्टर्ब करिए, ओके, तो वो आएगा, देखेगा, नहीं है, चला जाएगा, आएगा, देखेगा, नहीं है, चला जाएगा। बार बार यही स्टिमुलस देने के बाद उसके अंदर वो जो स्टिमुलस आप दे रहे हैं उसमें एक्सटेंशन का पैदा हो जाता है। अब वो आप स्टिमुलस देंगे लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा। समझ में है? आप स्टिमुलस देंगे लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं करेगा, दैट्स द एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे को अगर आप चॉकलेट ऐसे दिखा रहे हैं और दे नहीं रहे हैं तो वो बार बार ऐसे हाथ करेगा करेगा, लेकिन 10-12 बार जब वो थक जाएगा तब वो नहीं करेगा, और आप, तुम अपना चॉकलेट तुम अपने पास रखो, मेरे को जरूरत नहीं, ये बोलेगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। बार बार कोई स्टिमुलस देने पर अगर रिजल्ट ना आए, रिजल्ट मतलब इट विल एक्सटेंड, वो किसी और ऑब्जर्वेशन में चला जाता है, दैट्स द एक्सटेंशन। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपली होल्डिंग टू रेनफोर्स विद द एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स ऑफर। ओके, ताकि सही तरीके का रेस्पॉन्स हो सके। विथ होल्डिंग द रेनफोर्स मीन्स एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियसली एस्टेब्लिश रिलेशन, पहले जो रिलेशनशिप दिया गया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग रेनफोर्स मीन एक्सटेंशन, उसका खत्म हो जाना, उसी का, जैसे कि हम मकड़े के जाल में बार बार उसको टच कर रहे हैं, तो वो जो प्रेडिक्ट कर रहा था कोई, शायद कोई इंसेक्ट फंसा है, आता है, देखता है कोई है ही नहीं, सोच में आ गया हूँ, चला गया हूँ, यहाँ पर मेरा एक मकड़ी का जाला था, मैं दिखा नहीं सकता, बता रहा हूँ। ओके, से दैट्स द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। ओके, लेकिन
अगर आप एक दिन उस मकड़े के जाला को छोड़ दो, ओके, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, सही है, एक दिन आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो उसको फिर जब एक बार फिर से आप जाके अगले दिन अगर आप जहाँ उस स्ट्रिंग पे अगर टच करोगे, उसको वाइब्रेट कराओगे, तो वो मकड़ा फिर आएगा। क्यों आया? क्योंकि एक लॉन्ग टाइम हो गया है उसको वो सा स्टिमुलस मिले हुए, तो वो फिर से इट विल रिकवर देयर रेस्पॉन्सेस, इसी को ही बोलते हैं स्पॉन्टानियस रिकवरी। ओके, इट मीन्स इफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिमूव फ्रॉम द सिचुएशन फॉर ए व्हाइल आफ्टर एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन के बाद अगर हम उसको थोड़ा सा सेपरेट करके रख लें आफ्टर एक्सटिंक्शन, एंड देन रिटर्न द अगेन प्रेजेंटेड स्टिमुलस वन, अगर फिर से वही स्टिमुलस उसको प्रोवाइड किया जाए, his performance will be better than will be predicted from performance at the end of preceding extinction। ओके, अगर उसके कुछ समय बाद अगर उसको फिर से वही स्टिमुलस दे तो वो फिर से रेस्पॉन्स करता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। शेपिंग, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। शेपिंग मतलब जो स्टिमुलस देके हम बार बार एक बिहेवियर आते हैं। एक्सटिंक्शन मतलब बहुत ज़्यादा बार कोई स्टिमुलस देने के बाद जब वो उसी उस तरीके का बिहेवियर नहीं होता, पर उसको अगर हम छोड़ देते हैं थोड़ा समय तो फिर से वो रिकवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप पढ़ाई करने का सोचे, ओके, मैं सुबह उठूंगा अच्छे से पढ़ूंगा, ओके, आप पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, मान के चलिए आप 10-10 घंटे का रूटीन बना लिए, आपने पढ़ाई की, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आते आते आपको थोड़ी सी थकान होने लगती, आप वो जो 10 घंटा था वो 6 घंटा हो जाता है ना? उसी को भी बोलते हैं एक्सटेंशन। आपने जो बिहेवियर था उस बिहेवियर को आपने किया नहीं, दैट्स द एक्सटेंशन। लेकिन अगर आप संडे का दिन एक दिन पूरा ब्रेक लेते हैं, ओके, तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, थोड़ा मूवी वूवी देखते हैं, तो फिर आपको चेतना आती है कि यार मेरा दिन पूरा वेस्ट हो गया, कल से फिर से, मंडे से फिर से वही हमारा टाइम टेबल हम शुरू करेंगे। दैट्स द स्पॉन्टानियस रिकवरी। होप यू अंडरस्टैंड दिस। लिखो इसको अच्छे से। And the fourth one is the concept of reinforcement. Okay, reinforcement. For example, reinforcement मतलब आपको प्रोवोक करना कुछ भी चीज करने के लिए। देखिए, reinforcement, फोर्स करना कोई चीज के लिए आपको करने के लिए। ओके, जैसे कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो कोई ना कोई अगर आपको पढ़ाई करे, फोर्स करे, पिताजी हो, टीचर हो, गाइड हो, ओके, देन यू विल वर्क अपॉन दैट। ओके, फोर्समेंट, ओके, फोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब आपने कोई एग्जाम दिया, आपने उसका आपको उसमें अच्छा मार्क नहीं आया, ओके, और आप कहते हैं कि मैं और ये एग्जाम नहीं दूंगा। आपको जो मोटिवेट करते हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं, ओके, रीइंफोर्स करते हैं कि चल कोई नहीं, इस बार ना हुआ तो क्या हुआ, अगले बार कर लोगे, अच्छे से पढ़ाई करो। दैट्स कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। समझ में आया? देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज सेंट्रल इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट द रीइंफोर्समेंट। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर। स्किनर के कॉन्सेप्ट में सबसे अहम चीज जो है वो है रीइंफोर्समेंट। ओके, देखिए, एम्पेरिकली वी कैन डिफाइन ए रीइंफोर्स एज, देखिए क्या है, any environmental event that can increasing the rate of responding is called reinforce। ओके, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो कि आपके रेस्पॉन्डिंग में इंक्रीज करे, आपके रेस्पॉन्डिंग, आपके बिहेवियर में इंक्रीज करे, उसी को ही रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। देखिए, रीइंफोर्समेंट फॉर एग्जांपल, आप पढ़ते हैं, एक दिन क्या हुआ, आपके पिताजी ने आया, आपको ऐसी ऐसी 2-4 बात बताई कि बेटा ऐसा ऐसा होता है, आपके फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, आप पढ़ना चाहिए, सैलरी मिलती है, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपके पास अपना खुद का पैसा होगा, आप पढ़ो। तो आपके अंदर क्या होता है, वो आप जितना 2 घंटा पढ़ रहे थे आप 3 घंटा पढ़ेंगे। दैट्स कॉल्ड री। समझ में आया? रीइंफोर्समेंट इसी को ही कहा जाता है। आपको कोई मोटिवेट कर देता है तो आप जो एक दिन में थोड़ा सा काम आप 4-5 काम अकेले ही कर लेते हैं। दैट्स कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। ओके, आप जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसमें इंक्रीजिंग है, उसके बिहेवियर पैटर्न में ज़्यादा है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेलिंग है, ओके, कोई कुछ बेच रहा है और उसमें अगर बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, और कोई आपको एक टिप दिया कि ऐसे ऐसे करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और उसने उस तरीके से किया,
देखा बेनिफिट हो रहा है तो उस तरीके से वो ज़्यादा काम करने लगता है, ताकि क्योंकि वो जो प्रॉफिट है उसको एक री-इन्फोर्समेंट की तरह काम करता है। समझ में आया? Any environmental event that can increasing the rate of responding is called reinforce। समझ में आया? ओके, फॉर एग्जाम्पल देन देखिए, रीइंफोर्समेंट तीन टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्स, दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्स एंड तीसरा होता है पनिशर। समझाता हूँ मैं आपको। ओके, देखिए कोई बच्चा पढ़ रहा है अपने स्कूल में, और क्या हुआ, एक दिन क्लास टेस्ट हुआ, उसको टीचर ने सबके सामने बताया, अरे यार ये तो बहुत अच्छा पढ़ता है, और उसके नाम पे एक बार ताली बजवा दी। ओके, तो वो बच्चा इतना खुश हो जाता है, इट विल एक्ट एज ए रीइंफोर्स, वो अगले दिन फिर से अच्छे से पढ़ के आता है और अपना एग्जाम देता है। वो अपना पोजीशन, वो जो ताली बजाना चाह रहा है वो एक रीइंफोर्स है, वो फिर से ताली बजाना चाहता है, वो इसीलिए वो मेहनत करता है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्लास में अगर टीचर उनको एक छोटा सा पेन ही गिफ्ट कर दे, ओके, इट एक्ट एज ए पॉजिटिव रीइंफोर्स। ओके, उनके अंदर वो आता है कि मेरे को फिर से हासिल करना है ये चीज़ें, मैं फिर से पढ़ूंगा, अपना काम करूंगा, उसी को ही बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। हम ये कंडीशनिंग पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम पढ़ाई के, बच्चों के अंदर पढ़ाई का डेवलपमेंट कैसे करें, वही चीज़। ओके, उसी को ही बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये पॉजिटिव रीइंफोर्स सर्व एज टू स्ट्रेंथन और मेंटेन द रेस्पॉन्स। ओके, मेंटेन द रेस्पॉन्स, उसी रेस्पॉन्स को वो मेंटेन करे, वो पढ़ाई कभी छोड़े नहीं, क्योंकि वो एक चॉकलेट पाया था, एक पेन पाया था अपने टीचर से, अपने क्लास स्वाक से, इसीलिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल फूड इज ए पॉजिटिव रीइंफोर्स फॉर ए हंग्री मैन। ओके, कोई हंग्री मैन है, उसके लिए सबसे ज़्यादा रीइंफोर्समेंट कहाँ? खाना। अगर आप उसको खाना खिला दें और उसको कोई काम दें तो वो कर देगा। ओके, कितना भी समय लगे, क्योंकि आपने उसको खाना दिया, क्योंकि वो भूखा था, इसीलिए। ओके, दस दी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। समझ में आया? दूसरा, तो फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? नेगेटिव देखिए, कुछ कुछ होता क्या, क्लासरूम में एक अच्छा बच्चा जो पढ़ता था लेकिन थोड़ा सा लापरवाही वो करता था पढ़ाई में, आपने क्लास में उसको उसके ऊपर चिल्ला दिया, उसको डांट दिया सबके सामने, है ना, और वही जो आपने उसको डांटा है ना, वो उसको एक रीइंफोर्स की तरह काम करता है, वो अगले बार उसका ध्यान रखता है, अच्छे से पढ़ता है और आता है, प्रिपेयर होके आता है ना, क्योंकि आपने जिस दिन उसको डांटा था, या फिर उसके आंसर, अगर उसने खड़ा हुआ और एक आंसर गलत दिया, और उसके सामने उसके जो पीयर ग्रुप थे, वो पीयर ग्रुप क्या करते, मुस्कुरा दिए, हंस दिए उसके ऊपर, इट एक्ट एज ए रीइंफोर्स। ओके, समझ में आया? और वो फिर से चाहता है कि आज हंस लो बेटा, आज तुम्हारी बारी है, एक दिन मेरी बारी आएगी, बोलता है और जाता है, खुद पढ़ता है, मेहनत करता है और रिजल्ट निकालता है। ओके, सही है, दैट्स द मीनिंग। सो नेगेटिव रीइंफोर्स मतलब समझ गए? नेगेटिव रीइंफोर्स आर दोज अनप्लीजेंट स्टिमुली, मतलब ये तो अच्छा नहीं है ना, किसी को डांट देना, को पांच लोगों के सामने किसी के ऊपर हंसना, ये तो अच्छा नहीं है। अनप्लीजेंट स्टिमुलीज which terminate the learner to do the response like social disapproval। ओके, सोसाइटी में उसकी कोई, और कोई उसका इज्जत ना करे, और कॉन्डेमिनेटेड बाय पीयर ग्रुप, या फिर दोस्तों के सामने वो एक हंसी का पात्र अगर बन जाए, इट एक्ट एज ए मोटिवेशन। ओके, एंड इट एक्ट एज ए नेगेटिव, नेगेटिव है लेकिन इट विल हेल्प। ओके, अगर क्योंकि पब्लिकली जब आप ह्यूमिलेट होते हो, ओके, व्हेन पीपल लाफ ऑन यू, देन इट इग्नाइट्स योर फायर इनसाइड। ओके, एंड आप उन सबको दिखाने के लिए पढ़ते रहते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्स। तीसरा क्या है? तीसरा है पनिशर। ओके, पनिशर मतलब पनिशमेंट। पनिशर इज ए एडवर्स स्टिमुलस व्हिच इज follows response and frequently suppress it। ओके, पनिशर एडवर्स कंडीशन में दिया जाता है, क्योंकि आप किसी को कोई टास्क दिए, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्स दे, उसको बेटा कर दो, बेटा कर दो, थोड़ा एक दिन डांटा, फिर भी वो नहीं किया, तो तीसरे में क्या होता है, उसको थोड़ा सा पनिशमेंट मिलना, अगर वो पनिशमेंट मिलेगा देन, क्योंकि पनिशमेंट मिलेगा इसीलिए भी बहुत बच्चे टास्क करके आते हैं, है ना, दैट्स द मीन। ओके, पनिशर, ए पनिशर इज ए एडवर्स स्टिमुलस व्हिच फॉलोज ए रेस्पॉन्स एंड फ्रीक्वेंटली सर्व टू सप्रेस इट। ओके, द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशर आर लाइक द सेम। ओके, थोड़ा कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्स और पनिशर क्या होता है, थोड़ा सा सेम लगता है, लेकिन बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, पनिशर और रीइंफोर्समेंट में जो डिफरेंस है वो क्या है, पनिशर हमेशा हमारे रेस्पॉन्स को लेके करती है, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्स हमारे बिहेवियर। ओके, दैट
ये पनिशर फॉलो द रेस्पॉन्स वेयर, पनिशर क्या करता है, हमारा रेस्पॉन्स को फॉलो करता है, एंड नेगेटिव रीइंफोर्स प्रोसीड द बिहेवियर और रेस्पॉन्स। समझ में आया? ओके, इसको लिखिए, ये हमारा रीइंफोर्स था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लिखो इसको। द नेक्स्ट वन इज शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ओके, रीइंफोर्समेंट किस तरीके से दिया जाता है, किस शेड्यूल से दिया जाता है, वही है। सबसे पहला continuous schedule, it is an arrangement of providing reinforcement after every correct response। ओके, जब भी कोई बच्चा या फिर कोई आदमी सही चीजें करे तब उसको जो reinforcement मिलता है, दैट्स कॉल्ड एज continuous reinforcement और continuous schedule। ओके, सही है। हर दिन किसी को आप ज्ञान दोगे तो क्या वो रेस्पॉन्स करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए पार्शियल और इंटरमीडिएट शेड्यूल, इट इज एन अरेंजमेंट वेयर समटाइम वी प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, कभी कभी हम उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं। ओके, एंड समटाइम विथहोल्ड रीइंफोर्स, और कभी कभी उसको रीइंफोर्स को चेंज करते हैं। सही है। जस्ट आज तारीफ कर दी, कल ताली बजवा दिया, किसी दिन कोई चॉकलेट दे दिया, कोई पेन दे दिया, है ना, उस तरीके का उसको बोलते हैं पार्शियल और इंटरमीडिएट शेड्यूल। कभी कभी डांट भी लगा दी। ओके, ये सब आता है। नेक्स्ट, इंटरवल शेड्यूल। इंटरवल शेड्यूल मतलब देखिए, हम अगर रीइंफोर्समेंट हर दिन देंगे तो नहीं, हम एक फिक्स टाइम, एक महीना हो गया। ओके, बच्चे में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसको बेबसी आ रही है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तब आप उसको रीइंफोर्स दोगे तो वह बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ गिविंग रीइंफोर्समेंट आफ्टर एन इंटरवल, एक समय के बाद, एक टाइम गैप के बाद अगर हम उसको रेस्पॉन्स, अगर हम उसको रीइंफोर्स देते हैं। पैसेज ऑफ टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट इन द अरेंजमेंट। ओके, और कितने टाइम के इंटरवल में आपको रेस्पॉन्स, आपको रीइंफोर्स देना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो ये था हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो खत्म हो गया। उसको अच्छे से लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, सही है।